जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन का। जय हिंद दोस्तों, मैं डीके साहनी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सी यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स का थर्ड लेक्चर। क्रैश कोर्स का कौन सा लेक्चर? थर्ड लेक्चर, तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और ये तीसरा वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? तीसरा चैप्टर में हम लोग, तीसरा वीडियो में क्या करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन चैप्टर को। पहला चैप्टर हम लोग क्या कर चुके हैं? पहला केमिस्ट्री इन डेली लाइफ अपन कर चुके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के बाद हम लोग सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर लिए। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर से अक्सर ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। इस सॉल्यूशन से, इस चैप्टर से क्या रहता है? ज्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपका सॉल्यूशन का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। क्या होगा? एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोगों का कि मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं। क्या है टॉपिक हम लोग का? कि मोल फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का देखिए, ऐसे डेफिनेशन से बहुत कम समझ में आएगा, वैसे हम समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का मोल फ्रैक्शन उसके मोलों की संख्या का तथा सभी अवयवों के मोलों की संख्या का क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुपात का मतलब होता है भाग, ठीक है। जैसे अर्थात लिखे हुए है कि x इज इक्वल टू क्या? Na प्लस NB। और B के लिए अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग को निकालना है तो NB बाय क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। और टोटल नंबर मोल फ्रैक्शन का अगर जितना भी कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा सबका अगर मोल फ्रैक्शन का योगफल निकालेंगे तो हमेशा आएगा 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा? हमेशा आएगा 1 के बराबर। तो हम लोग चलते इस लैंग्वेज को थोड़ा सा फोटो के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि फोटो के माध्यम से लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझा देते हैं ये आखिर कहना क्या चाहता है। सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं एक सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में क्या लेते हैं? 2 कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट ले लेते हैं? 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट कौन कौन सा है? A और B, 2 कंपोनेंट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि A जो कंपोनेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स है हम लोग का Na। क्या है नंबर ऑफ मोल्स? Na। और इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि ये XA है, ठीक। दूसरे वाले का B कंपोनेंट का हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स है B NB। और इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं कि ये XB है, ठीक है। हम लोग को अगर निकालने के लिए अब दोनों में से किसी का भी बोलेगा, चाहे वो A के लिए बोले चाहे B के लिए बोले, एकदम आसान होता है। क्या करेंगे हम लोग? जिसका भी बोलेगा निकालने के लिए उसको ऊपर में रखेंगे, बाकी टोटल से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। फिर से सुने, जिस भी कंपोनेंट का बोलेगा हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसका मोल का संख्या को ऊपर, बाकी जितना भी मोल का संख्या नीचे होगा सबसे क्या करेंगे हम लोग? भाग दे देंगे। तो जैसे हम लोग को देखिए, अगर बोलेगा A कंपोनेंट का बताइए, A अवयव का बताइए कि क्या होगा मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे XA इज इक्वल टू किसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर में लेना है? A का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? Na बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितना? तो टोटल नंबर ऑफ मोल का अगर बात करेगा तो देखिए A का भी नंबर ऑफ मोल्स है और B का भी नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे Na प्लस क्या हो जाएगा? NB। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हम लोग का सेकंड, अगर B कंपोनेंट के लिए बोलेगा निकालने के तो लिखेंगे XB इज इक्वल टू हो जाएगा NB बाय Na प्लस NB। ये क्या होगा? सेपरेटली प्रत्येक कंपोनेंट का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन निकल करके आ गया। अब बात आता है कि सर ये तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल लिए, अगर ढेर सारा कंपोनेंट इसमें रहेगा तो इसका मोल फ्रैक्शन का योगफल कितना आएगा? हमेशा दोस्तों एक आएगा। इसको लिखे हुए हम लोग XA प्लस XB इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सॉल्यूशन में चाहे 2 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो, 10 कंपोनेंट हो, 100 कंपोनेंट हो, 1000 कंपोनेंट हो, 2000 कंपोनेंट हो, कि चाहे कितना भी कंपोनेंट इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन का जब योगफल निकालेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। और ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। पूछा जाता है कि किसी सॉल्यूशन में 10 कंपोनेंट है, किसी सॉल्यूशन में 5 कंपोनेंट है, किसी सॉल्यूशन का डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का, किसी सॉल्यूशन में उपस्थित अवयवों का मोल फ्रैक्शन का योगफल कितना होता है, तो हमेशा कहेंगे क्या दोस्तों? हमेशा कहेंगे 1 के बराबर होता है। हो जाएगा क्लियर? और दूसरा सवाल यहां से दोस्तों पूछा जाता है कि बताइए कि इसका यूनिट क्या होता है। पूछता है कि मोल फ्रैक्शन का बताइए यूनिट क्या होता है। मोल फ्रैक्शन तो भाई खुद अनुपात होता है। क्या होता है? खुद अनुपात होता है। तो क्या इसका यूनिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसको लिखेंगे ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? ये यूनिट लेस होता है, मतलब इसका ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसका मात्रक नहीं होता है दोस्तों? मोल फ्रैक्शन का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा इसके पूछा जाता है कि क्या इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है? क्या इस पर
ताप का प्रभाव पड़ता है? तो बोलेंगे नहीं भाई, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप अगर बढ़ाते चल जाएंगे, ताप अगर बढ़ाते चल जाएंगे, ये क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। कौन रहेगा अपरिवर्तित? मोल फ्रैक्शन। कौन रहेगा अपरिवर्तित? मोल फ्रैक्शन। मतलब मोल फ्रैक्शन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या याद रखेंगे? मोल फ्रैक्शन पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मोल फ्रैक्शन क्या ताप पर निर्भर नहीं करता? ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, निम्न में से कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो वहां आपको मिल जाएगा कौन? मोल फ्रैक्शन। और इसका यूनिट भी नहीं होता है, यूनिटलेस। और इसका 3 बात याद रखना है कि ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप पर ये निर्भर नहीं करता है। दूसरा, यूनिटलेस होता है। तीसरा, मोल फ्रैक्शन का योगफल कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ये तीनों सवाल हीटेड है, पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का टॉपिक है मोलैरिटी। क्या है हम लोग का टॉपिक है हम लोग का मोलैरिटी। अब मोलैरिटी किसको कहते हैं? हिंदी में अपन इसको बोलते हैं मोलरता। क्या कहते हैं इसको? मोलरता कहते हैं। तो मोलरता कहते हैं किसको? देखिए दोस्तों, हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं कि 1 लीटर कोई सॉल्यूशन है और इस 1 लीटर का बना हुआ सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का घुला हुआ है। फिर से बात समझे हम कि कोई सॉल्यूशन है कितना का? 1 लीटर का सॉल्यूशन है, या फिर बोल सकते हैं कि 1000 मिलीलीटर का कोई सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है, तो उसी को कहा जाता है दोस्तों मोलैरिटी। क्या बोला जाता है उसी को? मोलैरिटी। उसी का डेफिनेशन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मोलैरिटी कहते हैं, या मतलब या फिर मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता को जब लोग सूचित करते हैं वो कैपिटल एम से सूचित कर, और कैपिटल एम बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला W × 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। M है यहाँ हम लोग का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और V है हम लोग का दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछता है कि मोलैरिटी क्या है तो दोस्तों याद रखें कि डेफिनेशन के साथ में आप फॉर्मूला लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप फॉर्मूला लिखना भूलते हैं तो नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको डेफिनेशन के साथ साथ में क्या करना है, थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करना है, इसमें आपको फॉर्मूला भी लिखना है। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांसेस एकदम कम हो जाता है। ठीक है, आगे ये समझ में। नेक्स्ट अगला है हम लोग का कि मोलैरिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों मोलैरिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मोलैरिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए मोलैरिटी का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखेंगे दोस्तों मोल प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोलेंगे ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान क्या होता है? घटता है। या फिर ऐसे भी सवाल पूछा जाता है बताइए निम्न में से कौन ताप पर निर्भर करता है। तो हम लोग कहेंगे मोलरता पर ताप पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो बोलेंगे कि ये ताप पर निर्भर करता है। क्या करता है? ताप मोलरता पर क्या होता है? ताप का प्रभाव पड़ता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोलरता जो है ताप पर निर्भर रहता है। तो ठीक है, तो हम लोग का दूसरा सवाल है। पहला सवाल इससे पूछा जाएगा मोलैरिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, बोलेंगे दोस्तों मोल प्रति लीटर। और दूसरा बोलेगा ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान क्या होता है। तो बोलेंगे ताप बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? इसका मान घटता है। तो दूसरा सवाल पूछा जाता है इससे कि बताइए कि इनमें से कौन जो है वो ताप पर निर्भर करता है। पूछता है सवाल, बताइए इनमें से कौन ताप पर निर्भर करता है। याद रखेंगे दोस्तों मोलरता का जो मान होता है वो ताप पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो याद रहेगा ये। अगला है एक सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि शुद्ध जल का बताइए मोलरता का मान कितना होता है। शुद्ध जल का मोलरता का मान कितना होता है? याद रखेंगे दोस्तों 55.5 होता है। कितना होता है? 55.5, 55.5 होता है। ठीक है, ये तीनों सवाल बहुत ज्यादा अहम है। ये सवाल ही ऑब्जेक्टिव में पूछा, अगर मोलैरिटी से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यही तीनों पॉइंट से पूछेगा। ठीक है, अगर आप इससे कर लेते हैं तो मोलैरिटी का आपसे ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और कभी कभी जो है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, वो होता है देखिए क्वेश्चन एकदम आसान सा होता है। पूछता है कि बताइए भैया 4 ग्राम NaOH है। कितना ग्राम? 4 ग्राम NaOH है और 250 ml सॉल्यूशन में घुलाया गया है। किसमें घुलाया है? 250 ml सॉल्यूशन में घुलाया गया है। तो बताइए इसका मोलैरिटी क्या होगा। बताइए इसका मोलैरिटी क्या होगा। एकदम देखिए आसान होता है। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, W का वैल्यू दे दिया है आपको, W का वैल्यू दे दिया 4 ग्राम। ठीक है, और NaOH का जब दोस्तों मोलेकुलर मास निकालेंगे तो इसका आएगा, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मोलिकुलर मास कितना आएगा 40। ठीक है, और वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना 250 ml, 250 ml। और आपको बोला क्या है कि मोलैरिटी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला पर रखेंगे हम लोग। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है W गुना 1000 बटे मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, रखेंगे W का वैल्यू कितना दिया दोस्तों? दिया 4 गुना क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना निकला 40।
गुना आया 250। 250 से दोस्तों 1000 को कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और 4 से अगर कटाएंगे हम लोग इसको तो 10 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर, या फिर बोल सकते हैं आप 0.4 m, इतना मोलरता का वैल्यू आएगा। क्लियर है। यही सवाल जो है बार बार क्या करता है, इसी को रिपीट करता है। या तो यहाँ 2 ग्राम दे देगा, यहाँ 400 ml दे देगा। हो सकता है यहाँ 4 ग्राम ही रहे, यहाँ 450 ml कर ले। अगर यहाँ हो सकता है 2 ग्राम कर दे और यहाँ 200 ग्राम कर दे, 200 मिलीलीटर कर दे। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन लाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही पूछ देता है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को अगर समझ गए तो इसी से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है। और टफ सवाल नहीं पूछा जाता है, एकदम आसान सवाल पूछा जाता है और उस आसान सवाल का आपको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, आगे आओ समझ में। नेक्स्ट अगला है हम लोग का दोस्तों मोलैलिटी। क्या है, मोलैलिटी। अब इस मोलैलिटी को क्या कहते हैं, देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो गया है मोलैरिटी, तो ये मोलैलिटी भी याद हो जाएगा। वो था मोलैरिटी और ये है मोलैलिटी। आप देखिए मोलैलिटी को हम लोग क्या करते हैं, मोलैलिटी में क्या करना है, जहां आप लिखे थे, जहां आप सुने थे 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, तो आप यहाँ अब क्या यूज करेंगे, अब यहाँ यूज करेंगे 1 kg या 1000 ग्राम में उपस्थित, किस में उपस्थित, सॉल्वेंट में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोललता कहते हैं। और मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, W गुना 1000 M इंटू W। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ W है हम लोग का वेट ऑफ सॉल्वेंट, M है हम लोग का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और W है वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और स्मॉल m से क्या करते हैं हम लोग, मोलैलिटी को सूचित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मेन पॉइंट है वो है मोललता का पूछा जाता है कि एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोललता का एसआई मात्रक क्या होता है, मोललता का एसआई मात्रक होता है मोल पर केजी। क्या होता है दोस्तों, मोललता का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों, मोल पर केजी। और पूछता है इसमें भी, क्या ये ताप पर निर्भर करता है, कहेंगे ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, मोलैलिटी पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर लेकिन वही पूछे मोलैलिटी पर क्या पड़ता है, तो बोलेंगे मोलैलिटी पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर मोलैलिटी का मान क्या होता है, घटता है। याद रखें तो मोलैरिटी, मोलरता और मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है और मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखेंगे मोलरता का एसआई मात्रक होता है मोल पर लीटर और मोलैलिटी का होता है, मोललता का होता है वो होता है मोल पर केजी। याद रहेगा ये, और यही सब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है दोस्तों हम लोग का सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई आप सिंपल सा लें, कोई बर्तन में आप पानी ले लें या फिर कोई सॉल्वेंट ले लें, उसमें कितना मैक्सिमम आप कितना मात्रा में किसी चीज़ को घुला सकते हैं, और उसी मात्रा किसी भी चीज़ को जो घुलाते हैं उसको, जिसको भी हम लोग घुलाते हैं उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट। और सॉल्यूट का जो हम लोग मैक्सिमम मात्रा को घुलाते हैं जिसको बोलते हैं, उससे बनता है जो है हम लोग का संतृप्त विलयन बनता है। और संतृप्त विलयन बनाने के लिए हम लोग मैक्सिमम किसी सॉल्वेंट में कितना मात्रा में हम लोग घुला सकते हैं किसी भी सॉल्यूट को, उसी मात्रा को कहा जाता है, उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। उसी को लिए दिए गए ताप पर क्या 100 ग्राम विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की आवश्यक मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। ठीक है, और ये जो है पूछा जाता है आप दोस्तों, ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्या पूछा जाता है दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 2 नंबर में। नेक्स्ट ये आपका वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ। क्या है, बहुत ज्यादा, लगभग एग्जाम में पूछता है हेनरी लॉ। ठीक है, यही सवाल पूछा जाता है बार बार के, हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान है, यहाँ से 2 सवाल पूछा जाते हैं। या तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोले हेनरी लॉ लिखे, डायरेक्ट बोलेगा हेनरी का नियम को लिखें। ठीक है, या तो सवाल दोस्तों पूछा जाता है इनमें से कौन हेनरी नियम का व्यंजक कौन सा है, व्यंजक मतलब इनमें से कौन सा सही सूत्र है। तो आप सूत्र अगर पूछेगा तो लिखेंगे हम लोग P = KH × X, जहाँ P है हम लोग का आंशिक दाब, X है हम लोग का मोल फ्रैक्शन और KH है हम लोग का दोस्तों हेनरी कांस्टेंट। अब देखिए समझते हैं कि हेनरी लॉ है क्या। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब जो है विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। मतलब किसी कोई सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं तो अगर उसमें गैस को घुलाए हुए हैं, कोई भी सॉल्यूशन बनाए हुए हैं आप, अगर आप उसमें गैस को घुला रहे हैं, गैस को अगर आप घुला रहे हैं तो उस गैस का आंशिक दाब जो होगा उस गैस का मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, समानुपाती होता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, हेनरी लॉ। ये कौन बताया था, वो बताया था हेनरी लॉ, कि किसी विलयन में गैस का आंशिक दाब जो होता है वो विलयन में गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसी को लोग दोस्तों लिखते हैं हम लोग P समानुपाती क्या X, जहाँ P है हम लोग का पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका,
मोल फ्रैक्शन का। और उसी को जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, जब मतलब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो हम लोग एक कांस्टेंट लेते हैं, और यहाँ जो कांस्टेंट लेते हैं इस कांस्टेंट का दोस्तों नाम होता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये नियम आप लिखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो भी कितना नंबर में दोस्तों, 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, हेनरी लॉ। नेक्स्ट अगला है दोस्तों आइडियल सॉल्यूशन। 2 चीज आपको ध्यान में रखना है, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है दोस्तों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन लगभग हर साल एग्जाम में आता है। लगभग क्या होता है, हर साल एग्जाम में आता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एकदम एक अगर याद हो गया दोस्तों, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन अगर याद हो गया, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन याद हो गया दोस्तों, तो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना है, इसमें सिंपल सा बोलना है कि वह सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है सॉल्यूशन उसको कहते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल कि वह सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट का नियम का पालन करता है उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन जो पालन राउल्ट का नियम का नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। वही डेफिनेशन हम लोग का लिखा हुआ है, देखिए, वह सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। बस इतना सा लिखेंगे दोस्तों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा कि बस इतना सा लिखेंगे, वह सॉल्यूशन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर क्या करता है, राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक इसका उल्टा बोलेंगे हम लोग कि वह सॉल्यूशन जो सभी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट अगला है कि हम लोग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं दोस्तों, तो उसका भी डेफिनेशन, ठीक है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मेन हम लोग का होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का 4 तरह का होता है। एक होता है हम लोग का दोस्तों रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है दोस्तों हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है हम लोग का दोस्तों ऑस्मोसिस एवं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कौन कौन सा होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है दोस्तों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है हम लोग का ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, तीसरा होता है दोस्तों हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा होता है हम लोग का ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। और सवाल यहाँ से पहला सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, पहला सवाल पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर ये चारों में से है, मतलब रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये 4 है तो कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अगर नहीं है तो कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है इनमें से, ध्यान रहेगा। या फिर ऐसे भी पूछ लेता है इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, इनमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो आपको देखिए आपको 3 कोई ना कोई मिल जाएगा, इन 4 में से कोई 3 मिल जाएगा, और चौथा किसी और को जाकर के घुसेड़ दिया होगा इसमें ऑप्शन में। ठीक है, 4 ऑप्शन में। तो याद रखेंगे पहला हम लोग का क्या, पहला याद रखेंगे दोस्तों हम लोग का रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं इसको, अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा होता है दोस्तों क्वथनांक का उन्नयन, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का हिमांक का अवनमन, क्या है तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का हिमांक का अवनमन। और चौथा हम लोग का ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या है हम लोग का दोस्तों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देखें, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हर साल एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में पूछता है वो दोस्तों, 5 नंबर में पूछता है। मतलब चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर फिनिश है, आपका कंप्लीट है, तो आप मस्त रहिए, एकदम चुस्त रहिए, सब कुछ रहिए, एकदम टनाटन रहिए। और इससे जो है फिक्स कर लीजिए, एक सवाल हर साल पूछा जाता है, और इस बारी भी कंफर्म अवे करेगा, 4 में से एक सवाल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका हम लोग एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। 2 नंबर में भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है, और 5 नंबर में तो लगभग हर साल पूछता है। तो 2 नंबर में पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, अगर 5 नंबर में सवाल पूछेगा तो फिर हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला दोस्तों हम लोग का रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है,
तब हम लोग समझ पाएंगे कि अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन कुछ हम लोग इस प्रकार समझते हैं। हम लोग जब क्या करते हैं, किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग जब घुलाते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, उस प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम लोग, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल मतलब अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं। अवाष्पशील विलय का मतलब होता है कि जिसका हम लोग भाप नहीं बना सकते हैं, जिसका हम लोग भाप या फिर जिससे वाष्प नहीं बनता है, जिससे वाष्प नहीं बनता है जिस सॉल्यूट से, उसी को कहा जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नहीं भाप बनने वाला, नहीं वाष्प बनने वाला, नहीं वेपर नहीं बनने वाला सॉल्यूट को क्या करते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट में घुलाते हैं। जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में घुलाते हैं दोस्तों, तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी ला देता है। क्या करता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी ला देता है। यही कमी जो है कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर से समझें, कब जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय को हम लोग घुलाते हैं, तो सॉल्यूशन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और ये जो वाष्प दाब में कमी आता है इसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब जितना था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, इसको कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको आसान भाषा में जवाब देंगे, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घुलाते हैं, तो सॉल्यूशन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तब, अगर आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन वगैरह भी निकालना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं एक तरफ से, तो वही बात है। जब पहला सवाल देखिए, जब 2 नंबर में पूछेगा, सिंपल ऐसे भी पूछ सकता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, और 2 नंबर में देगा तो बस इतना ही लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलय का वाष्प दाब का अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग फोटो के जरिए समझते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं ये हम लोग का एक सॉल्यूशन है और ये प्योर है। क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को दोस्तों जैसे ही मिलाएंगे हम लोग को मिलेगा एक नया सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो और ये सॉल्यूशन का जो हम लोग का वेपर प्रेशर होगा कुछ इस प्रकार होगा, प्योर सॉल्वेंट का जितना होगा और सॉल्यूशन का जितना होगा। सॉल्यूशन का चूंकि कम होता है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, क्या है, इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा दोस्तों क्या होगा, P0 माइनस पी। क्योंकि हम लोग का शुद्ध विलय का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, सॉल्यूशन से। तो हम लोग जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे दोस्तों, वो क्या निकालेंगे, P इक्वल टू निकालेंगे क्या, P0 माइनस पी। ये हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कहते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से, तो हम लोग को मिलता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही वो सवाल में बोलना चाह रहा है कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन किसमें, जितना आया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद, तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का दोस्तों वाष्प दाब को हम लोग लेते हैं P0 से, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का अनुपात को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। यहां तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का कि अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब जो विलायक के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्योर सॉल्वेंट में अगर मिला देते हैं, तो प्योर सॉल्वेंट में दोस्तों जैसे ही मिलाएंगे उसका वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। क्या चीज़ में आ जाएगा, वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगा। तो इसका देखिए अब किसका वेपर प्रेशर पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा बी कंपोनेंट का, सिर्फ किस पर करेगा, बी कंपोनेंट पर सिर्फ निर्भर करेगा। तो उसी को लिखा है अवाष्पशील विलय युक्त किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि विलय का तो कोई रोल नहीं होगा। विलय का क्यों नहीं रोल होगा, कोई विलय का इसलिए रोल नहीं होगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बनता ही नहीं है। वेपर बनता ही नहीं है। जब वेपर नहीं बनेगा सॉल्यूट का, तो क्या इसका वेपर प्रेशर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग लिखे हुए हैं क्या होता है, वाष्प दाब विलायक के मोल फ्रैक्शन क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, हम लोग कांस्टेंट लाता है P0, ठीक है। अब जब हम लोग सोल्व करते हैं, इधर गुना में है तो इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में। भाग में अगर क्या हो जाएगा, P/P0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, XP, जहाँ P है हम लोग का टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखिए जो समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ अपन का क्या है, XB है, क्या है हम लोग का, XB है। तो XB को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1, तो एक्स बी बराबर क्या लिख लेंगे, एक्स बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। क्या इसमें क्लियर है? ठीक है, अब जब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो एक्स बी के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, आगे वही किए, क्या लिख लिया हम लोग, एक्स बी के जगह पर हम लोग लिखिए एक्स ए माइनस एक्स बी, सॉरी 1 माइनस क्या एक्स ए। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस में है ये एक्स है तो पलटी मारेंगे उधर, बराबर के उस पर लेके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, इधर प्लस में, इस पर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों लिखेंगे ये कहाँ चलेगा, कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो पी कहाँ चलेगा, ऊपर पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा पी बाय क्या हो जाएगा पी नॉट। ठीक है, और इधर कौन बच गया एक्स है। अब इसी को क्या करते हैं, पलटी मार लेते हैं, पलटी मारेंगे क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। जब इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या दोस्तों लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट देखिए दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं हम लोग एन ए बाय एन ए प्लस क्या लिख सकते हैं दोस्तों एन बी, ये लिख सकते हैं एक कंपोनेंट का हम लोग का मोल फ्रैक्शन। अब देखिए इसको फर्दर हम लोग ये भी लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाय, इसको लिख सकते हैं हम लोग डब्ल्यू तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं हम लोग कि एक्स से ए बराबर क्या होता है। देखिए एक्स से ए का बराबर होता है दोस्तों, एक्स ए बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जब हम लोग फर्दर इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, जो हम लोग निकालते हैं मोल का संख्या निकालते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास से। तो गिवन वेट देखिए एन ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय एम ए, यही होगा। और एन बी के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय क्या हो जाएगा दोस्तों एम बी। ठीक है, मतलब ए का वेट डिवाइडेड बाय ए का मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया बी का वेट डिवाइडेड बाय क्या बी का मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ फर्दर पुट आउट कर दे रहे हैं। अब देखिए इसके एन ए के जगह पर लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाय एम ए। अब देखिए एन ए के जगह पर लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाय एम ए, और एन बी के जगह पर लिख रहे हैं हम लोग दोस्तों डब्ल्यू बी बाय एम बी। अब देखिए अगर हम लोग का इधर कोई कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, क्या होता है, इफ सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन, तो डब्ल्यू ए बाय एम ए जो होगा बहुत 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 छोटा होगा किससे, डब्ल्यू बी बाय एम बी से। ठीक है, अगर हम लोग का सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत तनु होता है, तनु का मतलब होता है बहुत पतला अगर सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, अगर सॉल्यूशन हम लोग का बहुत ज़्यादा पतला होता है तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, सॉल्यूट का जो होता है वैल्यू उसको क्या कर देते हैं हम लोग, नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत कम मात्रा मानते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करें, डब्ल्यू ए बाय एम ए जो है बहुत 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 छोटका होगा किससे, डब्ल्यू बी बाय एम बी से। तो दोस्तों इसको जब फर्दर इसको जब नेगलेक्ट कर देंगे, इसका वैल्यू जीरो, नेगलेक्ट मतलब क्या, लगभग नगण्य जीरो के बराबर, तो बच जाएगा क्या वैल्यू, सिर्फ ये। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू ए बाय एम ए डिवाइडेड बाय क्या, डब्ल्यू बी बाय एम बी, ये सिर्फ बच जाएगा, इसका वैल्यू कितना, जीरो के बराबर। अब देखिए फर्दर दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, पलटी मारना पड़ेगा। जैसे ही पलटी मारेगा देखिए ये कहाँ चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, पलटी मारे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसको जैसे ही पलटी मारे कहाँ चल जाएगा दोस्तों, ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चल जाकर के सॉल्व होकर के आपके पास फाइनली फॉर्मूला ये आ जाता है, जहाँ देखिए ये हम लोग का प्योर सॉल्वेंट का है, ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये है हम लोग का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये हम लोग का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। डब्ल्यू है दोस्तों हम लोग का सॉल्यूट, किसका है, सॉल्यूट का, किसका है, सॉल्यूट का है। या फिर आप सिंपल से ले सकते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन है और इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी है, और ए को अगर आप सॉल्यूट मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इसको सॉल्यूट मान रहे हैं, और बी को आप क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ कि देखिए डब्ल्यू ए हम लोग का वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए हम लोग का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी है हम लोग का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू बी है हम लोग का वेट ऑफ सॉल्वेंट।
ठीक है। अगर आप इतना बना लेते हैं, मतलब यहाँ से आपको देखिए 5 नंबर में अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको कहाँ से, पहले देखिए यहाँ से शुरू करना है, पहले लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझाना है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लिखना है। दूसरा आपको क्या करना है, ये एक्सप्रेशन को आपको कहाँ तक लेकर के जाना है दोस्तों, यहाँ तक, यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तब वो आपको 5 नंबर देगा, और ये 5 नंबर फिक्स कर लें अपने कॉपी में, आपके मार्कशीट में पूरा का पूरा फिक्स आएगा ही आएगा। कौन सा क्वेश्चन, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अंत में बताएंगे कि कौन सा जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछेगा। ठीक है, पहले हम लोग चारों को डिस्कस कर लेते हैं, अंत में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको तैयार करना है। चारों थोड़ा तैयार होगा, चारों पे तो भुला जाएंगे, ढेर सारा बड़का बड़का ये इसका एक्सप्रेशन है। हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कि यही आएगा। ठीक है, वो हम क्या करेंगे बाद में बात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले सीख लेते हैं सबको। दूसरा आता है दोस्तों हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग फिर से समझते हैं। क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, क्या शुद्ध विलायक लेते हैं, और उस शुद्ध विलायक में क्या करते हैं दोस्तों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं दोस्तों, तो सॉल्वेंट का जो ऊपरी वाला सतह होता है, क्या होता है, ऊपर वाला सतह, पानी का ऊपरी वाला सतह, तो उस पर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पार्टिकल्स क्या होता है, फैल जाता है, जिसके कारण क्या करता है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को क्या करता है, बहुत कम कर देता है। जैसे ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो क्या करना पड़ता है, उसका वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम लोग को और टेम्परेचर देना पड़ता है। किसको, सॉल्यूशन को। जैसे ही टेम्परेचर देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और यही इंक्रीजिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब होता है बढ़ जाना, एक्चुअल वैल्यू से क्या होना, बढ़ जाना। फिर से सुने कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं हम लोग का ये प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है, और इस प्योर सॉल्वेंट में क्या करते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे, और प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था हम लोग का T0 था, क्या था, T0 B था, और जैसे ही हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाए तो सॉल्यूशन का क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो बढ़ा तो हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन का मान लेते हैं हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, TB है। क्या है, TB है, मान लेते हैं इसका TB है। तो हम लोग देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, सॉल्यूशन का ज़्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर निकाला, हम लोग को कितना बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट में, कितना इंक्रीजिंग आया, इंक्रीमेंट कितना आया, कितना बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा बड़का में से हम लोग क्या करते हैं, छोटका वैल्यू को घटा लेते हैं। तो ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और इसका प्योर सॉल्वेंट का क्या, कम बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा टेम्परेचर का, वही एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसको लिखा है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में क्या कर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग मिलाया जाता है तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। कारण दोस्तों क्या, कि विलियन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का कारण कि विलियन का वाष्प दाब घट जाता है, और वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन को गर्म करना पड़ता है। जैसे ही गर्म करते हैं सॉल्यूशन का क्या होता है, हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसे अगर हम लोग को निकालना होगा तो विलियन का क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं दोस्तों, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे इसका, कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को घुलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो विलियन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, विलियन का क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और नीचे में एक फॉर्मूला दे देंगे, 2 नंबर में पूछेगा। तो अगर आपसे दोस्तों 5 नंबर में पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में एक एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राउल्ट लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, राउल्ट लॉ लगाना पड़ेगा, और ये राउल्ट लॉ को लेकर के बताना पड़ेगा कि ये क्या बोलना चाहता है। देखिए राउल्ट लॉ इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखिए क्या बोलेंगे, जब किसी तनु विलयन के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विलय के मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम लोग मिलाते हैं, तो अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला करके अगर थोड़ा मात्रा में अगर मिलाते हैं, तो इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो मान आएगा वो आएगा सॉल्यूट का मोलल सांद्रता के बराबर। मतलब कि आप जितना मात्रा में आप जितना ज़्यादा मात्रा में आप क्या करेंगे,
जितना ज़्यादा मात्रा में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को उसमें मिलाएंगे, जितना ज़्यादा मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाएंगे उतना ज़्यादा जितना उसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आएगा। वही बोलना चाह रहा है कि किसी तनु विलयन के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विलय के मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोस्तों मोलल सांद्रता का मतलब होता है मोललता, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है दोस्तों, मोललता के समानुपाती होता है। तो हम लोग मोललता को किससे सूचित करते हैं, मोललता को सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए डेल्टा टीबी बराबर समानुपाती किसका हो जाएगा, स्मॉल एम का। स्मॉल एम मतलब क्या, मोलैलिटी। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती को हटा कर एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केबी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। और मोलैलिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि W गुना 1000 M इंटू W। पीछे हम लोग पढ़े मोललता, क्या पढ़े हम लोग, मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ध्यान देखिए दोस्तों, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए ये जो केवी होता है क्या किस केवी का वैल्यू फिक्स होता है, बिल्कुल नहीं। केवी का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दोस्तों फिक्स नहीं होता है। हर लिक्विड के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है। किसका मान, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, अगर आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग अगर पॉइंट अगर पूछेगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको कहाँ तक लिखना है, इस फॉर्मूले तक। यहाँ तक लिखेंगे आपको क्या दोस्तों, 5 नंबर मिल जाएगा। मोलर एलिवेशन आपको अगर पूछे ये सवाल कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्या पूछेगा सवाल, मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। क्या करें, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तो आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, एज इट इज हम लोग का आता है अगला, जो है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है हम लोग का दोस्तों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी होता है। ठीक है, ये हम लोग का जब किसी प्योर सॉल्वेंट हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं, ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। वाष्प दाब में कमी होने के कारण क्या होता है दोस्तों, विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आ जाता है। ठीक है, क्या करते हैं जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड को किसी प्योर सॉल्वेंट में हम लोग मिलाते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉलिड कहने का मतलब जब किसी अवाष्पशील विलय को क्या करते हैं हम लोग प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट में मिलाने से क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी आ जाता है। वेपर प्रेशर में कमी आने के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आ जाता है, कमी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए। देखिए पहले प्योर सॉल्वेंट का जितना था फ्रीजिंग पॉइंट और मिलाने के नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन का कमी आ गया। तो हम लोग का बड़ा वैल्यू किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का, प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का क्या होगा दोस्तों, कम होगा। अब वो सॉल्यूशन का कम होगा तो हम लोग किसमें से किसको घटा करके अंतर निकालेंगे कि कितना घटा भाई, कितना घटा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम में कमी आया। तो प्योर सॉल्वेंट का जो भी होगा फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू, उसको क्या करेंगे सॉल्यूशन, उसमें क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है घटा देंगे। किसमें, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जो भी अंतर आएगा दोस्तों वही कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहलाएगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को लिखे मैं दोस्तों कि शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट एवं सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के अंतर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। उसी को लिखते हैं हम लोग डेल्टा TF इजिकल टू T0F माइनस TF, जहाँ हम लोग का T0F हम लोग का प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये है TF है हम लोग का दोस्तों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपसे 2 नंबर में सवाल पूछेगा तो दोस्तों इतना ही लिखना है। 2 नंबर में पूछेगा तो, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको राउट लगा देना है। सेम एज इट इज, जैसा ही हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े सेम है हम लोग का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। इसमें भी क्या करेंगे, किसी तनु विलयन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, विलय के मोलल सांद्रता के क्या होता है, यहाँ भी समानुपाती होता है। इसी को लिखते हैं हम लोग डेल्टा TF, समानुपाती किसका, स्मॉल m का। स्मॉल m दैट मीन्स क्या, स्मॉल m का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोलैलिटी का। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं और लगाते हैं कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं आप फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, और मोलैलिटी का जब वैल्यू रखेंगे हम लोग W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू W, तो हम लोग के पास दोस्तों फाइनली फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपसे 5 नंबर में पूछता है तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो आपका 5 नंबर एकदम पक्का का पक्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सर, इससे ऑब्जेक्टिव बाय द वे कभी कभी आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव सर इससे कैसे पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव यूं पूछता है, बोलता है कि बताए H2O के लिए, जल के लिए जो है KF का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1.82 केल्विन केजी पर मोल। क्या होता है दोस्तों, 1.82 केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, किसका, KF का वैल्यू। अगर वाटर के लिए इसके लिए केवी का अगर वैल्यू पूछेगा दोस्तों बोलेंगे 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से हो सकता है आ जाए। ठीक है,
नेक्स्ट अगला है दोस्तों कि ऑस्मोसिस हम लोग किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस हम लोग कहते हैं किसको है, ठीक है। तो ये विलायक के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से क्या सांद्र विलयन से की ओर स्वतः प्रभाव को ही क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, ऑस्मोसिस कहते हैं। चलिए हम लोग फोटो से समझते हैं। दोस्तों मान लेते हैं हम लोग के पास में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, सेपरेट कर देते हैं। किसे सेपरेट कर देते हैं, एक बीच में लगाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है दोस्तों, जस्ट लाइक ये बहुत छोटा छोटा इसमें छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, बहुत छोटा छोटा जो है इसमें छिद्र पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे जस्ट लाइक चाय को छांकने वाला जो होता है उसी तरह से वो भी होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन वो क्या होता है, बहुत बहुत उससे भी छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लेते हैं हम लोग तनु विलयन, क्या लेते हैं, एक तरफ तनु विलयन, ठीक है, और दूसरे तरफ लेते हैं दोस्तों हम लोग सांद्र विलयन। क्या लेते हैं हम लोग दोस्तों, सांद्र विलयन। दूसरे तरफ क्या लेते हैं दोस्तों हम लोग, सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन किसको कहते हैं हम लोग, जिसमें सॉल्यूट का, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा क्या होता है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है सॉल्यूट, उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों तनु विलयन। और जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज्यादा घुला हुआ रहता है, सीधा सा अगर हम लोग बात करें तो पतला सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों तनु विलयन, और गाढ़ा सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों सांद्र विलयन। जस्ट लाइक हम लोग क्या करते हैं, भोज खाने जाते हैं, सपोज भोज खाने में क्या करते हैं हम लोग, पानी वाला जो ड्राम होता है उसमें जाकर के एक पैकेट, एक डब्बा में नमक मिला देते हैं, दूसरे वाला में क्या करते हैं दोस्तों 8-10 पैकेट जाकर के मिला देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा हम लोग का गाढ़ा बनेगा, ज़्यादा नमकीन कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में डालें। जिसमें हम लोग ज़्यादा मात्रा में नमक को घुलाए वो हम लोग का हो गया सांद्र विलयन, और जिसमें हम लोग कम मात्रा में मिलाए नमक को उसको कहते हैं हम लोग तनु विलयन। तो यहाँ भी बात कहा जा रहा है कि ये ऐसा वैसा घटना होता है, वैसा प्रक्रिया होता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है कि बहुत जो है बहुत छोटा छोटा छिद्र युक्त झिल्ली द्वारा क्या होता है, सॉल्वेंट का कण का स्वतः प्रभाव होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट का कण का, विलायक का कण का स्वतः प्रभाव, जो प्रवाह जो होता है, स्वतः प्रवाह को ही कहा जाता है ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस। उसी को लिखा हुआ है, विलायक के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर तनु, या फिर हम लोग कह सकते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। जैसे देखिए इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है, और ये क्या है हम लोग का एसपीएम है। क्या है, एसपीएम। क्या दोस्तों, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से, अर्धपरागम्य झिल्ली के थ्रू से किसका कण, अगर सिर्फ और सिर्फ विलायक का कण किधर से किधर जाता है, तनु विलयन से किधर किधर जाता है, सांद्र विलयन की तरफ जाता है, ये जो स्वतः प्रवाह होता है, ये जो जाता है, कौन जाता है, ये दोस्तों जाता है विलायक का कण। क्या जाता है, विलायक का कण जाता है। किसका जाता है, विलायक का कण जाता है। विलायक का कण तनु विलयन से अगर सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होता है, किसके थ्रू से दोस्तों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। इसी का प्रवाह को क्या कहा जाता है, स्वतः प्रवाह को, इसी का क्या कहा जाता है दोस्तों, स्वतः प्रवाह को ही क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस का घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसको याद रखें, ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, विलायक के अणुओं का अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ऑस्मोसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोस्तों वैसा झिल्ली होता है जिनसे होकर केवल और केवल, याद रखेंगे, विलायक का अणु पास होता है। ये सवाल दोस्तों पूछा जाता है कि विलायक का अणु केवल और केवल पार हो पाता है कहाँ से, बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। कहाँ से पार होता है दोस्तों, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार होता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर दोस्तों किसको कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर दोस्तों कहते हैं हम लोग कि किसी विलायक को एसपीएम द्वारा विलयन से अलग रखा जाए तो प्रासरण दाब को रोकने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एक आवश्यक न्यूनतम दाब को लगाना पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस का घटना को रोकने के लिए जो हम लोग दाब लगाते हैं, किस पर, सांद्र विलयन पर, उस दाब को ही कहा जाता है दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब ऑस्मोटिक प्रेशर पर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अगर आपको ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर समझ में आ गया होगा तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो के द्वारा समझते हैं, फोटो से ज़्यादा समझ में आता है।
हम लोग क्या करते हैं, एक फोटो लेते हैं। अब देखिए फोटो में क्या करे थे हम लोग कि दो पार्ट में डिवाइड किए थे। क्या किए थे, दो पार्ट में। और इस दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग दोस्तों क्या किए थे, इसमें बीच में जो लगाया इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा था, तनु विलियन से किधर जा रहा था, सांद्र विलियन की तरफ। और ये सांद्र विलियन की तरफ जो इस इधर से फ्लो हो रहा था, कौन, विलायक का कण। तो इसी विलायक का कण को, फ्लो को ही कहा जा रहा था ऑस्मोसिस का घटना। क्या कहा जा रहा था इसको, ऑस्मोसिस का घटना। अगर दोस्तों इसको हम लोग को रोकना है कि इस वाले तनु वाले सॉल्यूशन से सांद्र वाले सॉल्यूशन में नहीं जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इधर एक तो पिस्टन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इधर एक तो पिस्टन लगाना पड़ता है। देखिए जैसे हम लोग दोस्तों इधर पिस्टन लगाते हैं और इधर का क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही सॉल्यूशन का प्रेशर दोस्तों बढ़ाते हैं तो इधर वाला क्या होता है, कण इधर धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, इधर धक्का लगाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इधर का दोस्तों धक्का लगाना स्टार्ट करता है तो इधर से जो आ रहा था विलायक का कण, किधर से, तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर, किधर से आ रहा था दोस्तों, तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर। तो ये आने से क्या होता है, बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है। रुक जाने का मतलब यहाँ जो है इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मतलब साम्यावस्था आ जाता है, ना इधर का कण इधर जा सकता है, ना इधर का कण उधर जा सकता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग मिनिमम जो प्रेशर लगाते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाते हैं किस पर, सांद्र विलियन पर, इसी मिनिमम प्रेशर को कहा जाता है दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया होगा समझ में। उसी को लिखे हुए हैं कि किसी विलायक को एसपीएम द्वारा विलियन से अलग रखा जाए, मतलब किसी विलायक को एसपीएम द्वारा क्या कहे, विलियन से अलग रखा जाए, तो परासरण को रोकने के लिए, मतलब इधर से जो वाटर मॉलिक्यूल जो मतलब सॉल्वेंट का जो कण जा रहा था तनु से सांद्र विलियन की ओर, परासरण को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब, ये जो हम लोग मिनिमम प्रेशर लगाते हैं दोस्तों इस वाले सांद्र वाले विलियन पर, इसके फ्लो को रोकने के लिए, तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आ गया ये समझ में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से देखिए दोस्तों एक और सवाल पूछता है कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। बोलेंगे दोस्तों एस पाई बराबर होता है दोस्तों CRT। ये सवाल बहुत बार आ जाता है दोस्तों। कभी कभी ये सवाल ऐसे भी देता है, प्रेशर को हम लोग P से सूचित करते हैं, इसको लिखते हैं CRT, जहाँ हम लोग का दोस्तों C हम लोग का कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं P = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं दोस्तों P = N/V/RT। ठीक है, अब इसी को दोस्तों अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। देखिए इसको लिखेंगे P = हो जाएगा दोस्तों W/m डिवाइडेड बाय क्या, V, और यह है RT। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो P बराबर आ जाएगा WRT/mV। ठीक है, कभी कभी ये भी फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, तो मेन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों P = CRT, या फिर आपको मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर P = मिल जाएगा आपको CRT। तो ये फॉर्मूला को आप ध्यान में रख लें, इससे ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला है हम लोग का रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपको ऑस्मोसिस क्या बोले, ऑस्मोसिस अगर समझ में आ गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे क्या, ऐसा फोटो बनाए थे। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में दोस्तों क्या किए कि तनु विलियन से जो विलायक का कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सांद्र विलियन की तरफ आ रहा था, तो इधर हम लोग क्या किए, मिनिमम प्रेशर लगाए ताकि ये ऑस्मोसिस का जो घटना हो रहा था ये हम लोग का क्या हो जाए, रुक जाए। अगर हम लोग क्या करें, इधर ऑस्मोटिक प्रेशर से और ज्यादा अगर दाब लगा दें, कौन से वाले सॉल्यूशन पर, सांद्र वाले विलियन पर, सांद्र विलियन पर जैसे ही ज्यादा हम लोग दाब लगाएंगे क्या होगा, अब ये प्रक्रिया जो हो रहा था ऑस्मोसिस का प्रक्रिया तनु से सांद्र की तरफ आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, सांद्र विलियन जैसे ही ज्यादा प्रेशर इधर लगाएंगे तो सांद्र विलियन से क्या होगा, विलायक का कण उस वाले तनु विलियन में जाना स्टार्ट कर देगा। मतलब जो अगर तनु से आ रहा था सांद्र में तो परासरण हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों कि सांद्र से तनु के तरफ जाने लगा। कैसे जाने लगा, कब जाने लगा, वो तब जाने लगा जब हम लोग सांद्र विलियन पर क्या किए दोस्तों, हम लोग ज्यादा प्रेशर लगा दिए। जैसे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे इधर का जो विलायक का कण होगा क्या होगा, इस वाले सॉल्यूशन में जाना प्रारंभ कर देगा। मतलब ऑस्मोसिस इधर से इधर होना चाहिए था, अब किधर से किधर हो रहा है, इधर से उधर जाना स्टार्ट कर रहा है विलायक का कण। तो इसको ही कहा जाता है उल्टा परासरण। ठीक है, उसी को लिखे, ठीक है, उसी को लिखा हुआ है, किसी विलियन पर विलियन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक दाब आरोपित करने पर विलियन से शुद्ध विलायक की ओर क्या होता है, परासरण होने लगता है।
उसी प्रसारण होने को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस का जो घटना हो रहा था, अगर हम लोग सांद्र विलयन पर क्या करें, ज़्यादा प्रेशर लगा करके सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ विलायक के कण को धकेलना स्टार्ट कर दें, तो ऑस्मोसिस का क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा होगा, रिवर्स होगा इसमें प्रोसेस। तो इसी को कहा जाता है उल्टा परासरण, या फिर इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लियर। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे 2 नंबर में। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, वन टॉप फैक्टर क्या होता है। वन टॉप फैक्टर होता है दोस्तों विलय के सामान्य एवं प्रेक्षित तथा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान का अनुपात को ही क्या कहते हैं दोस्तों, वन टॉप फैक्टर कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव में मेन सवाल कहाँ से पूछा जाता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों आई फैक्टर से सवाल पूछा जाता है। आई फैक्टर से देखिए दोस्तों, आई का वैल्यू जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली समानुपाती होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है डायरेक्टली समानुपाती होता है किसका, आई का, मतलब वन टॉप फैक्टर का। ठीक है, मतलब ये वन टॉप फैक्टर का मान जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, वन टॉप फैक्टर का मान जितना ज़्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान उतना ही ज़्यादा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद पढ़े थे दोस्तों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पढ़े थे दोस्तों हम लोग का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या पढ़े थे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा पढ़े हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यही पढ़े। और ये सबका वैल्यू जो है डिपेंड करता है किस पर, आई का वैल्यू पर। मतलब दोस्तों आई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो दो बात आया कि सर हम लोग को आई का वैल्यू निकालें कैसे। तो अक्सर ये जो सवाल पूछा जाता है वो आयंस पे पूछा जाता है, वो भी कौन सा आयंस पर, जो आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, जिससे दोस्तों पूछेगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी। ठीक है, ये सब दोस्तों, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब क्या होता है दोस्तों, इसका आई का वैल्यू कितना होता है, आई फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। क्यों, अब देखिए समझिए, जो आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, जो आयन में नहीं टूटेगा, उसका आई फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, आई फैक्टर का वैल्यू 1 होगा, मतलब उसका क्या होगा, आयोटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, वन टॉप फैक्टर का मान 1 होगा। तो देखिए 1 होगा। दूसरा, अगर हम लोग का पास टूटने वाला है जैसे NaCl, दोस्तों NaCl को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इससे 2 आयन मिलेगा, एक मिलेगा Na+ और दूसरा मिलेगा Cl-। तो Na+ और क्या निकलेगा दोस्तों, Cl-। अब देखिए Na+ और Cl- जो मिलेगा, कितना कण मिला, 2 कण मिला। ठीक है, Na+ और Cl-, तो 2 कण मिला। तो दोस्तों इसका आई फैक्टर का वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे 2। क्या, अगर हम लोग के पास आता है Na2SO4, ठीक है, तो ये दोस्तों टूटता है 2Na+ प्लस SO4 2-। तो देखिए दोस्तों 2 कण इसका और 1 कण इसका, तो आई का वैल्यू इसका कितना आ गया दोस्तों, 3। और दोस्तों पूछा जाता है कि CaCl2, देखिए इसको भी तोड़ेंगे दोस्तों, तो ये टूटेगा Ca2+ प्लस 2Cl-। क्या टूटेगा, देखिए यहाँ भी दोस्तों आई का वैल्यू कितना, 3। ठीक है, तो दोस्तों की मेन बात है क्या, यहाँ आपको क्या याद रखना है कि आई का वैल्यू जितना ज़्यादा निकलेगा, आई का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा होगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हम आपसे कुछ सवाल लें, जैसे बोलेगा कि Na2SO4 NaCl, उसके बाद आपको पूछेगा यूरिया, इनमें से बताइए किसका, कोई भी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में किसी का भी पूछेगा मान किसका ज़्यादा होगा या फिर किसका कम होगा। तो दोस्तों इसका कण का संख्या निकाल लेंगे, सिंपल, इसका कण का संख्या 1, इसका कण का संख्या 2, इसको तोड़ेंगे कण का संख्या 3। तो इसी जगह Na2 के जगह पर वो यूज़ कर लेता है K2SO4, क्या यूज़ कर लेता है दोस्तों, K2SO4। तो इसका आई का वैल्यू कितना, 3। तो इन तीनों में अगर पूछेगा तो आई का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा दोस्तों, उसका चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। चाहे वो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन पूछे, चाहे वो हिमांक का अवनमन पूछे, या फिर आपको पूछे क्वथनांक का उन्नयन पूछे, या फिर पूछे ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान याद रखेंगे दोस्तों, जिसका आई का वैल्यू ज़्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान ज़्यादा। या फिर डायरेक्ट याद रखें, जो आयन में टूटेगा दोस्तों, जो आयन में नहीं टूटेगा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है सबसे कम होगा, और जो आयन में टूटेगा तो देख लेंगे आयन का संख्या किसका ज़्यादा, जिसका आयन का संख्या ज़्यादा उसका आई फैक्टर का मान ज़्यादा, मतलब वन टॉप फैक्टर का मान जिसका ज़्यादा उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी मान क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग का सॉल्यूशन का ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी और भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बता दें कि कौन कौन सा सर
सही लगा टॉपिक समझने में और समझने में कहाँ दिक्कत आया, फिर से अगर होगा तो कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो लास्टली मैं आपके सामने एक ज़बरदस्त बात अंत में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा आपको क्या करना है, तैयारी करना। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, पहला चीज़ सॉल्यूशन में दोस्तों मोलैरिटी तैयार कर लेना है। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, तीनों, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, तीन तो वहाँ से पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म तीन तो, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी। और उसके बाद पढ़ना है दोस्तों हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बाद डायरेक्ट पहुँचना है दोस्तों आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वहाँ पढ़ने के बाद दोस्तों पहुँच जाना है आपको डायरेक्ट यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को दोस्तों चारों को तैयार कर लें, चार में से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप चले आए इधर रिवर्स ऑस्मोसिस पर। रिवर्स ऑस्मोसिस को आप अच्छे से कर लें। बस इतना सा अगर टॉपिक को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में आने वाला एग्जाम में टोटल सवाल बन जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर का। आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पर। केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे कि हम लोग का कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है और कौन कौन सा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।